हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम जो कुमार गौरव सर का ब्रह्मास्त्र व एसएसजी के जीएस का उसकी पोलिटी की 5वीं क्लास करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको 4 क्लास कराई थी और जो हमारी लास्ट क्लास थी वो थी संविधान के जो भाग हैं उससे संबंधित। तो हमने जो इससे पहले वाली क्लास थी मतलब 4th क्लास, उसमें हमने 22 भाग पढ़े थे। 22 भाग याद कराए थे मैंने आपको कि कौन-कौन से भाग में क्या-क्या है। अब आज हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेदों के बारे में। जो 395 अनुच्छेद हैं संविधान के अंदर, तो उनके बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम। तो स्टार्ट करते हैं देखिए। और जो इसके पीडीएफ नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगे। जॉइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को। केपी अकेडमी नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे आप जॉइन कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं देखिए। दिया है अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है देखो। इसमें दिया गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो जो इंडिया है अर्थात इंडिया को कहते हैं भारत। इंडिया अर्थात भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट अर्थात भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। तो ये बात किस में कही गई है? अनुच्छेद 1 में। तो याद रखना आपको अनुच्छेद 1 में क्या बात कही गई है? कि भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट बात करें हम अनुच्छेद 2 की, तो अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है देखो, कि नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश जैसे नया राज्य कौन-सा था? सिक्किम। तो सिक्किम हमारे देश का हिस्सा नहीं था, तो इसे हमने अपने देश में मिलाया था कब? 1975 में बना था ये 36वां संविधान संशोधन द्वारा। तो याद रखना आपको नए राज्यों का प्रवेश, तो ये है अनुच्छेद 2 में। और जबकि नए राज्यों का गठन अर्थात भारत के अंदर ही अगर हमें कोई दूसरा राज्य बनाना है, जैसे बात करें हम तेलंगाना की, तो ये कब बना था? पहले ये किसका हिस्सा था? आंध्र प्रदेश का। तो ये 2 जून 2014 को क्या बनता है? 28वां राज्य बनता है। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना नया राज्य बनता है। तो नए राज्य का गठन अनुच्छेद 3। और जबकि अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश अर्थात बाहर से कोई राज्य जोड़ा जाए अपने भारत में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करें कि हम राज्यों की सीमा, नाम और क्षेत्र में परिवर्तन, तो ये भी किसमें कहा गई है बात? अनुच्छेद 3 में। तो अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन या राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना है, या नए राज्यों के नाम में परिवर्तन करना है, या क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है। तो ये सब किससे संबंधित है? अनुच्छेद 3 से। तो याद रखना आपको। अब आता है हमारा भाग 2। तो वो तो भाग 1, और एक भाग जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 1 से और आर्टिकल 4 तक। अब भाग आता है 2। भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। ये मैंने आपको भाग कल बताए थे कि कौन-सा भाग किससे संबंधित है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक दिया गया है इसके बारे में। अब देखो आर्टिकल जो 5 है, तो इसमें दिया गया है, अनुच्छेद 5 में दिया गया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता अर्थात कौन भारत का नागरिक होगा, ये बात कही है अनुच्छेद 5 में। तो याद रखना आपको कौन भारत का नागरिक होगा, तो ये बात अनुच्छेद 5 में। जबकि अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया? पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों को किस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी, ये बात कही गई है अनुच्छेद 6 में। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो जो पाकिस्तान वाला हिस्सा था, तो पाकिस्तान से भारत की ओर आने वाले जो व्यक्ति थे, उन्हें किस आधार पर नागरिकता दी जाएगी, ये बात कही गई है अनुच्छेद 6 में। नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 7 की, तो अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, अर्थात भारत से जो पाकिस्तान गए हैं, तो उन्हें उनकी जो नागरिकता वो समाप्त होगी या किस आधार पर रद्द होगी, ये बात कही गई है किसमें? अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया? कि भारत में जन्मे किंतु व्यापार के लिए विदेश गए व्यक्ति, अर्थात उनका जन्म कहाँ पर हुआ है? भारत में ही हुआ है, लेकिन वो व्यापार कहाँ पर कर रहे हैं? भारत से अलग मतलब विदेश में कर रहे हैं। तो उनको किस आधार पर नागरिकता दी जाएगी, ये बात कही गई है अनुच्छेद 8 में। बात करें अनुच्छेद 9 की, तो इसमें कहा गया है कि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो यदि हमने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो हमारी जो भारत की नागरिकता है, वो स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। तो ये बात कही गई है अनुच्छेद 9 में। उसके बाद अनुच्छेद 11 की बात करें हम, देखो आप कहोगे कि 10 क्यों नहीं करा? तो मैं केवल जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, उन्हें-उन्हें करा रहा हूँ। तो अनुच्छेद 11 में कहा गया कि नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? संसद के पास होगा। तो ये किससे संबंधित है? जो हमारा नागरिकता संबंधित कानून है, तो वो आर्टिकल अनुच्छेद 11 में दिया गया है। तो याद रखना आपको अनुच्छेद 11 में क्या दिया गया है? कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आता है भाग 3। भाग 3 में क्या है?
मूल अधिकार, मौलिक अधिकार। और ये कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 से 35 तक। तो याद रखना आपको, मूल अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक हैं और भाग कौन से में आते हैं? भाग 3 में। बात करें अनुच्छेद 12 की, तो इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य अर्थात भारत। मैंने ऊपर बताया था आपको कि भारत राज्यों का संघ होगा और भारत स्वयं, मतलब इसमें जो हमारा संविधान है, इसमें भारत को क्या कहा गया है? एक राज्य कहा गया है। तो भारत की परिभाषा दी गई है कि क्या-क्या इसमें शामिल होंगे। तो अनुच्छेद 12 भारत की परिभाषा। अनुच्छेद 13, यदि संसद कोई कानून बनाती है और वह मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, तो न्यायालय इस कानून को समाप्त कर सकता है। तो ये बात कही गई है अनुच्छेद 13 में कि यदि कोई कानून बनाती है संसद और वह मौलिक अधिकारों के विपरीत चलता है, विरुद्ध चलता है, तो न्यायालय इस कानून को समाप्त कर सकता है। तो ये बात अनुच्छेद 13 में कही गई है। इसे ही क्या बोलते हैं हम? न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। तो याद रखना आपको, जुडिशियल रिव्यू किसमें दिया गया? अनुच्छेद 13 में। नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 14, तो इसमें क्या दिया गया है? अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ये बात कही गई है अनुच्छेद 14 में। विधि का शासन कहो या विधि के समक्ष समता, तो ये दोनों किस में बात कही गई है? अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 15 की, तो आर्टिकल 15 में क्या दिया गया देखो, अनुच्छेद 15(1), तो 15(1) में दिया गया है कि धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर प्रवेश में भेदभाव नहीं होगा। तो धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान, ये 5 के आधार पर प्रवेश में भेदभाव नहीं होगा। ये बात किस में कही गई? अनुच्छेद 15(1) में। अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6), तो इसमें क्या कहा गया है? जो अभी हाल-फिलहाल में 2019 में 103वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें बात कही गई कि तो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलेगा। तो ये किस आर्टिकल में दिया गया? अनुच्छेद 15(6) और 16(6). तो ये दोनों आर्टिकल अभी 2019 में जोड़े गए हैं और किससे संबंधित है ये? 10% आरक्षण से संबंधित, जो ईडब्ल्यूएस को दिया गया है। नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 16 की, तो अनुच्छेद 16 में दिया गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता किससे संबंधित है? अनुच्छेद 16 से। जो आर्टिकल हैं इन्हें मैं आपको बिल्कुल एकदम डीप से कराऊंगा। अभी केवल आपको ये देखने हैं कि हाँ, कौन से में क्या लिखा है। बाकी एक-एक की डिटेल में बाद में कराने वाला हूँ आगे। बात करें हम अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत दिया गया है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है। नोट में दिया गया है कि सेना, शिक्षा, ये दोनों अपवाद हैं, अर्थात सेना में कोई हमें उपाधि मिलती है जनरल की, तो ये क्या रहेंगी? ये उपाधि नहीं मानी जाएँगी। तो इनमें क्या होगा? इनका अंत नहीं होगा, बाकी जो भी उपाधियाँ हैं उनका अंत हो जाएगा। पद्म पुरस्कार अवार्ड नहीं, अवार्ड है न कि उपाधि। तो ये भी याद रखना आपको, जो पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, भारत रत्न और पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सब क्या हैं? अवार्ड हैं, ना कि उपाधि हैं। तो याद रखना आपको। नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 19 की, तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है इसमें। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दी गई है। बाकी जो इसके जितने भी सब क्लॉज हैं वो मैं आपको आगे कराऊँगा। अभी केवल आपको देखना है कि आर्टिकल 19 में है क्या। नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 20, तो अनुच्छेद 20 इसमें दिया है कि अपराधों के दोष सिद्धि से संरक्षण। तो अपराधों के दोष सिद्धि से संरक्षण किसमें दिया गया? अनुच्छेद 20 में। अर्थात एक अपराध के लिए एक दंड दिया जाएगा। ये नहीं है कि हाँ, एक अपराध हो गया तो एक बारी 10 साल की सज़ा हो जाती है, फिर 5 साल की सज़ा हो जाती है। तो ये नहीं होना है कि हाँ, टोटल मिलाकर 15। केवल एक अपराध के लिए एक ही दंड दिया जाएगा। स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये भी बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 20 में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 21 की, तो 21 में कहा गया है प्राण एवं देहिक की स्वतंत्रता, और ये सबसे बड़ा अनुच्छेद है हमारे संविधान का। तो याद रखना आपको, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं देहिक की स्वतंत्रता दी गई है। अब मैं इसके काफ़ी सारे तुम्हें एग्ज़ाम्पल बताऊँगा आगे। अभी केवल आपको ये आर्टिकल में दिया क्या है ये देखना है। अनुच्छेद 21 है, तो इसमें दिया गया है शिक्षा का अधिकार। तो अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार है इसमें, और ये आर्टिकल जोड़ा गया है कब? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। तो जिस पे भी कैपिटल ए आ जाता है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल आते हैं, तो उसका मतलब है कि वो बाद में जोड़े गए हैं। जबकि स्मॉल ए की बात करें हम, तो ये संविधान में
जो हमारा जब संविधान लिखा गया था तब से है। लेकिन कैपिटल ए ये बाद में जोड़ा गया है संशोधन करके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करें हम आर्टिकल 22 की, तो इसमें दिया गया गिरफ्तारियों के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम को निषेध माना जाएगा। तो ये किसमें कही गई है बात? अनुच्छेद 23 में। मानव दुर्व्यापार का मतलब है कि पहले क्या होता था, मानव के अंगों का व्यापार होता था, तो उनका अब क्या हो जाएगा? निषेध होगा। उसके बाद अनुच्छेद 24 इसमें बाल श्रम पर निषेध बताया गया है। अर्थात जो 0 से 14 वर्ष के लिए 0 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, वे कारखानों वगैरह में काम नहीं करेंगे, ये बात कही है अनुच्छेद 24 में। उसके जो ऊपर वाले हैं 15 जितने ऊपर हैं वो कर सकते हैं, लेकिन 14 वर्ष तक कोई भी बालक कारखानों में काम नहीं करेगा। अनुच्छेद 25 तो इसमें दिया गया अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब किसी भी धर्म को मानना या ना मानना या उसका प्रचार प्रसार करना, तो ये बात कही गई अनुच्छेद 25 में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करें हम अनुच्छेद 27 की, तो अनुच्छेद 27 में दिया गया धार्मिक कार्यों में खर्च धन पर टैक्स नहीं लगेगा। अर्थात जो भी धार्मिक कार्यों में हमारा जो धन खर्च होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ये बात कही गई किसमें? अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अल्पसंख्यकों के हितों का आरक्षण अनुच्छेद 29 में है। जिस धर्म की जनसंख्या 50% से कम है वो क्या माना जाएगा? अल्पसंख्यक माना जाएगा, याद रखना आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करें हम अनुच्छेद 30, तो इसमें दिया गया है अल्पसंख्यक अर्थात शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और प्रशासन का अधिकार होगा। तो अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना और उन्हें प्रशासन का अधिकार होगा इन पर, तो ये बात कही गई है अनुच्छेद 30 में। नेक्स्ट देखो अनुच्छेद 32, तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है इसमें, अर्थात 5 प्रकार की रेट दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट की। और जो अनुच्छेद 32 है इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, तो ये याद रखना आपको। संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट देखो आर्टिकल 33, तो इसमें दिया गया है सैन्य बलों के फंडामेंटल राइट अर्थात मूल अधिकारों को सीमित करने का अधिकार किसके पास होगा? संसद के पास। तो ये बात कही गई है कि सैन्य बलों के जो भी मौलिक अधिकार होते हैं उनको सीमित करने का अधिकार संसद के पास होगा। अर्थात जैसे सैन्य बल क्या होते हैं? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, तो ये सब क्या होते हैं? सैन्य बल होते हैं। नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 34, तो इसमें मार्शल लॉ अर्थात सैन्य कानून लगा हुआ है तो संसद नागरिकों के फंडामेंटल राइट को सीमित कर सकती है, ये बात कही गई है किसमें? आर्टिकल 34 में। तो मार्शल लॉ लगा हुआ कहीं पर, तो वहां पर क्या होगा? नागरिकों के अधिकार जो है मौलिक अधिकार वे सीमित कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करें अब आता है भाग 4। भाग 4 में क्या गया गया? डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब नीति निदेशक तत्व, ये 36 से 51 तक आते हैं। जो भाग 4 है 36 से 51 तक है। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है डीपीएसपी की। ये होती है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निदेशक तत्व। अनुच्छेद 38 देखो, लोक कल्याणकारी राज्य पब्लिक वेलफेयर स्टेट, तो ये बात किस में कही गई है? अनुच्छेद 38 में। तो ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, याद रखना आपको। अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य। अनुच्छेद 39 से निशुल्क विधिक सहायता अर्थात फ्री लीगल एड, तो ये किस में कही गई है? अनुच्छेद 39 ए में। और यहाँ पर देखो ये ए क्या है? कैपिटल है, इसका मतलब है कि ये बाद में जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये जोड़ा गया आर्टिकल, तो याद रखना आपको। नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 40, तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन दर्शाया गया है इसमें। अनुच्छेद 43 बी, तो इसमें सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। और ये देखो क्या है? ये कैपिटल बी है, तो इसका मतलब है कि ये बाद में जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया था? 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था। और इसके द्वारा ही भाग 9 भी जुड़ा था, तो याद रखना 97वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 43 बी और भाग 9 भी जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 44, तो अनुच्छेद 44 में क्या दिया गया? समान नागरिक संहिता। तो ये अभी चर्चा का विषय है, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि ये गोवा में पहले से लागू और सरकार इसे अब लागू करना चाहती है समान नागरिक संहिता को। उत्तराखंड में हो सकता है जनवरी तक लागू हो जाए। अनुच्छेद 47, तो इसमें क्या कहा गया? पोषण और लोक स्वास्थ्य की देखभाल।
अर्थात शराबबंदी इसी में कही गई है कि शराब बंद होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 48 ए, तो अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है और 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये जोड़ा गया था, क्योंकि कैपिटल ए है तो इसलिए याद रखना आपको अनुच्छेद 48 ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और किससे संबंधित है, सर्वे पर्यावरण संरक्षण से। नेक्स्ट आता अनुच्छेद 50, तो इसमें दिया गया कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण, डिवाइडेशन। तो ये याद रखना आपको, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण अनुच्छेद 50 में दिया गया। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति इसमें दर्शाई गई है, अर्थात विदेश नीति। अंतर्राष्ट्रीय शांति या कहीं विदेश नीति तो कौन से आर्टिकल में दी गई है, अनुच्छेद 51 में। अब आता भाग 4 ए। भाग 4 ए मौलिक कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज। अब आता है अनुच्छेद 51 ए। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद 51 ए में है। तो याद रखना आपको अनुच्छेद 51 ए। अनुच्छेद 51 ए, तो ये इसका मतलब कैपिटल ए है, ये बाद में जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और एक समिति बनाई गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसकी सिफारिश पर जो मौलिक कर्तव्य हैं वो जोड़े गए थे। और जो प्रारंभ में जोड़े थे वो कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े थे, 10 जोड़े थे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो 2002 में जोड़ा था, याद रखना आपको। नेक्स्ट देखो भाग 5। भाग 5 में अब देखो ये क्या है, अनुच्छेद 51 में थे मौलिक कर्तव्य। तो जितने भी मौलिक कर्तव्य 11 के 11 वो मैं आपको आगे लिखाऊंगा। केवल अभी ये बताया मैंने आपको कि अनुच्छेद 51 में क्या है, मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है। भाग 5 इसमें क्या दिया गया, संघ सरकार यूनियन। और कहाँ से कहाँ तक है ये, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक। और सबसे बड़ा भाग है ये, याद रखना आपको। सबसे बड़ा अनुच्छेद कौन सा, 21, और जबकि सबसे बड़ा भाग 52 से 151 तक भाग 5 है। अब बात करें हम अनुच्छेद 52 की, तो इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये बात कही गई है अनुच्छेद 53 में। नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 54, तो अनुच्छेद 54 में दिया गया है कि निर्वाचक मंडल, जो राष्ट्रपति है उनका निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे, ये बात कही गई है अनुच्छेद 54 में। और कौन कौन भाग लेंगे ये सब मैं आपको लिखाऊंगा बाद में, केवल अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अनुच्छेद 54 में लिखा क्या है। अनुच्छेद 55, तो अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की रीति दी गई है कि किस प्रकार से निर्वाचन होगा। और किस प्रकार से होगा, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो इस आधार पर क्या होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 56, तो आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा ये दर्शाया गया, अर्थात 5 वर्ष होगा। तो ये बात कही गई है आर्टिकल 56 में। नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 57 की, तो इसमें दिया गया है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है। यह नहीं है कि एक बार ही निर्वाचित होगा केवल, तो राष्ट्रपति 2 बार भी निर्वाचित हो सकता है। नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 58, तो इसमें राष्ट्रपति की योग्यताएं दी गई हैं, अर्थात क्वालिफिकेशन क्या होगी ये बात कही गई है। अनुच्छेद 59 में शर्तें दी गई हैं कि राष्ट्रपति के लिए क्या शर्तें होंगी, अर्थात वो लाभ के पद पर ना हो, ये बात भी किस में कही गई है, अनुच्छेद 59 में कही गई है। योग्यता अलग होती है, शर्तें अलग होती हैं। योग्यता का मतलब उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, ये होती हैं क्या, राष्ट्रपति की योग्यताएं, भारत का नागरिक हो। नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 60, तो अनुच्छेद 60 में क्या गया, जो राष्ट्रपति जी होते हैं उनकी शपथ, और शपथ दिलाता कौन है, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं राष्ट्रपति को शपथ। ये याद रखना आपको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 62, तो अनुच्छेद 62 में दिया गया है राष्ट्रपति पद की रिक्तता, अर्थात राष्ट्रपति अगर जब तक निर्वाचित नहीं होता, कब तक नहीं होगा वो, अधिकतम 6 माह। यदि उसका कार्यकाल पूर्ण भी हो चुका है तो 6 माह तक वो बना रह सकता है, जब तक कि दूसरा राष्ट्रपति ना आ जाए। और राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर अंदर कराना होगा। तो ये बात कही गई है अनुच्छेद 62 में। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये बात कही गई है। और बात करें अनुच्छेद 64 की, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो याद रखना आपको, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति होगा, ये बात कही गई है अनुच्छेद 64 में। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और निर्वाचन की रीति, तो ये दोनों किसमें कही गई है, अनुच्छेद 66 में। अर्थात उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे ये बात कही गई है अनुच्छेद 66 में। अनुच्छेद 69
तो इसमें उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 69 में। नेक्स्ट बात करें अब अनुच्छेद 71 की। तो अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 71 में। यदि चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। अनुच्छेद 72 इसमें क्षमादान की शक्ति दी गई है, अर्थात राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति होगी, ये अनुच्छेद 72 में बात कही गई है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो याद रखना है अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका प्रमुख जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। नेक्स्ट बात करें हम अनुच्छेद 75(3), तो इसमें दिया गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो ये बात कही गई है अनुच्छेद 75(3) में, जबकि एकल मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। तो ये बात कही है अनुच्छेद 75(2) में। तो याद रखना 75(3) में बात कही है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, जबकि केवल एक मंत्री वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। तो याद रखना है एकल मंत्री अनुच्छेद 75(2) में और पूरी मंत्री परिषद अनुच्छेद 75(3) में कही गई है। नेक्स्ट देखो अनुच्छेद 76, तो 76 में महान्यायवादी के बारे में दिया गया है कि महान्यायवादी होंगे। अनुच्छेद 79, तो ये आपको 3 आर्टिकल ऐसे याद रखने 79, 80 और 81 सरला से याद रखने। सेफोर संसद, तो अनुच्छेद 79 में संसद का जिक्र कहा गया है, और रेफोर राज्यसभा और लेफोर लोकसभा। तो याद रखने 79, 80 और 81 इनमें क्या कहा गया? सरला मतलब संसद, राज्यसभा और लोकसभा। बात करें हम हाउस क्या होता है, देखो तो हाउस कितने हैं? 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जबकि हम बात करें कि संसद के भाग कितने हैं, तो संसद के भाग 3 हैं और जबकि संसद के हाउस 2 हैं। तो भाग कौन कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये 3 भाग होते हैं हमारे संसद के, और जबकि हाउस कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट देखो अब, और जो राज्यसभा होती है उसे क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं, और जबकि लोकसभा को क्या बोलते हैं? निम्न सदन बोलते हैं। नेक्स्ट देखो अनुच्छेद 85, तो इसमें कहा गया सत्राहूत। सत्राहूत या बात करें सत्रावसान और सदन को भंग करना, ये तीनों किसको दी गई है शक्ति? राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 85 में दिया